अगर आप में से किसी को भी एवोल्यूशन पे कोई एतराज है और आपको लगता है कि एवोल्यूशन झूठ है, ठीक है, तो ये आपका मौलवी अगर आपको कह रहा है ना कि एवोल्यूशन झूठ है, जाकिर नाइक, तो यार जाकिर नाइक जो है ना वो आपको कभी नहीं कहेगा कि पहले जो है ना, पहले आप एवोल्यूशन को पढ़ लो उसके बाद डिसाइड करना कि एवोल्यूशन झूठा नहीं। वो कहेगा पहले डिसाइड कर और जो एवोल्यूशन के काउंटर बुक्स हैं वो पढ़। मैं रिलीजियस था ना, जब मैं आपको किसी की मिसाल नहीं दूंगा, अपनी दूंगा, जब मैं रिलीजियस था तो मुझे भी एवोल्यूशन से बहुत मसला था, ठीक है, मेरी भी रातों की नींद एवोल्यूशन की वजह से उड़ती थी, और मैंने भी पहले एवोल्यूशन के काउंटर आर्ग्यूमेंट सारे पढ़े थे। मैंने बल्कि एक ऐसे बंदे की बुक भी पढ़ी है जो कि एवोल्यूशन के खिलाफ जाती है। मैं यूनिवर्सिटी में था और रॉक फॉर्मेशंस और फॉसिल्स और ये सारी चीजें मैं पढ़ रहा था और मेरी रातों की नींद उड़ी हुई थी क्योंकि वो सारी की सारी एवोल्यूशन के हक में बोल रही थी और मैं क्रिश्चियन था और मैं मानता था। 2006 की बात आई, तो क्या हो रहा था, मेरा दिमाग खराब हो रहा था और मैंने उस टाइम एक क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट था, मुझे उसका नाम नहीं याद, जॉन 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 मॉक्सली था कि पता नहीं इस तरह का कोई नाम था हमसे, उसके नाम के आगे भी पीएचडी लिखा था और वो पास्टर था, ठीक है, और उसकी किताब मैंने पढ़ी थी और उसने जी ग्रोथ रिंग्स जो होते हैं दरख्तों के वो इस रेशो से बढ़ते हैं, बोन मैरो का ये इशू है, ऐसे फ्रिंज टॉपिक्स जिनमें अभी प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई उसने सारे उठा के उस बुक में इकट्ठे किए थे। आज से 14 साल 15 साल पहले की बात है, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी से निकल गया, मैं बीच में ही फंसा हुआ था इस बात के, और 2009 में मैंने जब 2009 में मैंने सेल्फिश जीन पढ़ी 2009 में, मेरा ख्याल है कि कोई शायद जून या जुलाई की बात होगी, तो मैं बिटवीन जॉब्स था उस वक्त, क्योंकि मैं पहले एक चाइनीज कंपनी में जॉब करता था, मैंने छोड़ दी थी क्योंकि वो बहुत बुरे हालात थे उधर, और मैं बिटवीन जॉब्स था और मैं ट्यूशंस पढ़ाया करता था इस्लामाबाद में। ओ लेवल्स के बच्चे, ए लेवल्स के मुझे बड़े आराम से मिल जाते थे क्योंकि मैंने पढ़ाई ट्यूशन ज्यादा नहीं की, ए लेवल्स और ओ लेवल्स, पैसे भी अच्छे मिलते थे और कुछ सोच के भी उनको पढ़ाना पड़ता, ऐसे नहीं होता कि आप ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं। और मैं F10 में इस्लामाबाद में 2 ओल्ड बुक्स थी, मैं एक पे गया तो मुझे उधर फिर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज मिली और साथ मुझे मिली सेल्फिश जीन। मैंने सेल्फिश जीन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से पहले पढ़ी थी और जब मैंने सेल्फिश जीन पढ़ ली तो मेरी छुट्टी हो गई, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी बातें एक्सप्लेन कर रहा था और किस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहा था, इतनी खूबसूरती से डॉकिंस ने एक्सप्लेन की हैं चीजें, मतलब वो ऐसी किताब है कि यानी एक वक्त था जब मैं रिलीजियस था तो मैं बाइबल पढ़ रहा होता था, तो बाइबल की कुछ आयतें आप पढ़ते हैं ना तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, आपको अपनी स्पाइन के अंदर करंट महसूस होता है, जैसे करंट का पूरा वो मिला यूं, ठीक है। तो मैं आज भी अगर सेल्फिश जीन दोबारा पढ़ूं तो कई बातें उसने ऐसी खूबसूरती से लिखी हैं कि मुझे बिल्कुल जो बिब्लिकल पढ़ने वाला एक्सपीरियंस है मुझे आज वो आता है उसको पढ़ के, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत किताब है, इतनी जबरदस्त किताब है। और फिर उसके बाद मैंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ी, ठीक है, और मैं अपनी अब स्टोरियां लोगों की पूछ रहा हूं मगर मैं बताऊंगा अपनी, बड़ी डिटेल में बताऊंगा अपनी पूरी स्टोरी, ठीक है। ये अब आप लोग डिसाइड करेंगे मैं कब बताऊंगा, और मैंने आपको बता दिया कि 50 किस्तों से पहले मैं नहीं बताऊंगा, 50 लोगों का इंटरव्यू लूंगा उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैंने किस पॉइंट पे अपनी स्टोरी बतानी है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। डिमांड हाई होगी तो मैं जरूर बता दूंगा अपनी स्टोरी, मगर एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि अक्टूबर तक मेरी छुट्टी हो चुकी थी। मैं समझ लो कि लिटरली तो मैं नहीं कहूंगा बट फिगरेटिवली स्पीकिंग मैं दीवारों में टकरे मार रहा था। मेरे पास उस टाइम इंटरनेट वो होता था, ठीक है, कि इंटरनेट भी वो मॉडेम और तार लगाते थे पीछे, तो मेरे पास एक घर में एक कमरा था ऊपर जिसके अंदर पड़ा होता था कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मतलब मैं गरीब आदमी था उस टाइम, मेरे पास कोई लैपटॉप कुछ नहीं था, तो मैं पूरा पूरा दिन मैं एवोल्यूशन का क्रिटिसिज्म और एवोल्यूशन के हक में चीजें पढ़ता जा रहा था, पढ़ी जा रहा था पढ़ी जा रहा था पढ़ी जा रहा था। फिर दिसंबर में मैंने डॉकिंस को क्योंकि पढ़ लिया था और डॉकिंस की किताब तो बस उसने मेरी दुनिया ही बदल के रख दी थी। तो क्या हुआ जी, मैंने गॉड डिल्यूजन पढ़ी,
2009 का आखिरी महीना था। और जब मैंने गॉड डिल्यूजन पढ़ी, शायद नवंबर का एंड था कि दिसंबर का शुरू था, मेरी छुट्टी हो गई। ठीक है, मैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस खुदा के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, और बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस जो मेरे जहन में थे, वो सारे खुल रहे थे। और मुझे ईमान मेरा रेत की तरह हाथों से निकल रहा था। ठीक है, ऐसे लग रहा था कि मैं जो डूब रहा हूं। और जब मैंने ये सारी चीजों पर जब मैं पहुंचा, जब मैं इस सारी गुत्थी को सुलझने की तरफ जा रही थी, तो मैं एक हिसाब का, एक जैसे लगता था कि मैं मर रहा हूं अंदर से। और क्या हो रहा था कि सब कुछ उल्टा हो रहा था, और उल्टा होए चले जा रहा था। मैं सोता नहीं था, शायद कोई एक हफ्ता में नहाया नहीं होगा उस टाइम। एक शलवार कमीज पहन के मैं बैठा रहता था। और क्योंकि बिल्कुल ही दिसंबर का शुरू हो गया था, नवंबर का एंड था, कुछ छुट्टियां चल रही थी, मुझे अब याद नहीं है कि क्या था। तो फिर मेरा एक दोस्त था, ठीक है, जिसके बच्चों को मैं कभी ट्यूशन पढ़ाया करता था। मेरी पहली जिंदगी की ट्यूशन में उसके बच्चों को पढ़ाता था। वो प्रोटेस्टेंट था, और मैं बिल्कुल इन बिटवीन फंसा हुआ था, कैथोलिक के और प्रोटेस्टेंट के फंसा हुआ था मैं बिल्कुल। मतलब मुझे ये भी लगता था कि यार, क्योंकि मैं कैथोलिसिज्म को ठीक नहीं समझता था, और बात आगे चलती जा रही थी। और मैं एक, जिसको कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, मैंने उसे कॉल की। मैंने उसे कहा जी मैंने बैप्टिज्म लेना। ठीक है, मेरी छुट्टी हो चुकी थी, मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा मैंने बैप्टिज्म लेना है। तो इस्लामाबाद में रावल लेक है, रावल डैम, जिससे पिंडी को पानी मिलता है। 9 दिसंबर था, 13 दिसंबर था, सॉरी 13 दिसंबर था। शाम के तकरीबन 5:30 या 5:45 होंगे। और दिसंबर में इस्लामाबाद में ज़बरदस्त किस्म की सर्दी होती है। उसने मुझे कहा यार तुम ऐसा करना कि तुम्हें पुराना शलवार कमीज घर से ले लेना, एक शापर में डाल के आ जाना, मैं गाड़ी इधर खड़ी है, आ जाना और मुझसे, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अच्छा, मुझे नहीं पता वो मुझे किधर लेके जा रहा है बपतिस्मे के लिए। उसने कहा जी मुझे पुराना शलवार कमीज, मैं पहना और मैं चला गया। जाके वो गाड़ी में बैठा था, मैंने उसे साथ के साथ फ्रंट सीट पे मैं बैठ गया, उसने गाड़ी चला दी। फिर वो एक पास्टर था, उसके पास ले गया, उसने पास्टर उठाया उधर से, और उसने उसका एल्डर उठाया दोनों। वो गाड़ी में मैंने कपड़े चेंज किए, वो शलवार कमीज पहना, और जी उन्होंने मुझे कुछ, मेरे ख्याल है कि शाम के 5:45 या 6:15, मुझे नहीं याद कि क्या टाइम था, अंधेरा बिल्कुल हो चुका था। उन्होंने मुझे रावल डैम के, मतलब वो जो पानी होगा ना, वो बड़ी हद है कि वो शायद 2-3 डिग्री पे होगा सेल्सियस पे। उन्होंने मुझे उसमें बैप्टिज्म दे दिया। ठीक है जी, और मुझे उन्होंने बैप्टिज्म लिया जी, बाप बेटे, रूल कुदस के नाम पे पानी में गोता दिया पूरा। फिर उन्होंने मुझे निकाला। ठीक है, और मैं जो हूँ, मैंने फिर अपने कपड़े चेंज किए उसकी गाड़ी में, और मैं वापस आ गया। ठीक है जी, मगर दिल को तसल्ली नहीं हुई कोई भी, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि झूठ को सच से तसल्ली नहीं, सच को झूठ से तसल्ली नहीं दी जा सकती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप सच्ची बात पे झूठी तसल्ली नहीं चलती, और तब तो बिल्कुल नहीं चलती जब इंसान को सच की समझ आ गई हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस थे और आंसर्स कोई नहीं थे, और मैं बीमार हो गया क्योंकि इतनी ठंड, उसमें मैंने गोते वाला बपतिस्मा ले लिया, मैं बीमार हो गया। अगले मेरे ख्याल है 10-15 दिन मैं, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है सही किस्म का, और जी खांसी चल रही है। और मैं पहले तो खुदा से मैं ये दुआ मांग रहा कि हाँ भाई, जो है ना, कि ईमान मेरा बचा ले। अब मुझे नहीं याद, क्रिसमस गुजर गया, क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में कहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं अब बाइबल को तनकीदी नज़र से पढ़ूंगा, क्रिटिकल से। और जब मैंने क्रिटिकल से फिर पढ़ने शुरू की, तो एक एक सफ़े पे पता नहीं कितने कितनी प्रॉब्लम्स मिल रहे थे। ठीक है, फिर शायद मुझे को हफ्ता 2 और लगे इन सारी चीज़ों को समझने में, और जब एंड हुआ तो मैं एक नया इंसान था, नया इंसान। ठीक है, यानी जो पुराना था वो जल के कहीं उसकी राख बन गई थी, और उस राख में से एक नया इंसान, एक नया पौधा उसमें से निकल रहा था। और कितनी प्रॉब्लम थी, कितनी मुश्किल थी, कितना रोना पड़ा, कितना दिल दुखा, कितने जज्बात को ठेस पहुंची, कितना अकेलापन महसूस हुआ। देखें, एक खुदा एक ऐसी चीज होती है कि आपके साथ दुनिया में कोई भी नहीं है ना,
तो आपको फिर भी अकेले नहीं महसूस होता, कि आपको लगता है कि वो खुदा, माय फ्रेंड इन द स्काई इज लुकिंग फॉर मी। मगर क्या हुआ कि वो रेत, जो ईमान जो रेत की तरह से हाथों से निकल रहा था, तो वो बस निकल ही गया, उसके बाद वापस नहीं आया। मगर मैं बहुत खुश हूं कि वो वापस नहीं आया, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं क्रिश्चियनिटी की 100 साल भी तबलीग करता ना, क्रिश्चियनिटी की, क्योंकि मैं जब क्रिश्चियन भी था, मैं दुनिया को बेहतर जगह बनाना चाहता था। मैं 100 साल भी तबलीग करता ना क्रिश्चियनिटी की, तो मैं इंसानों की जिंदगी में एक कोई बेहतरी नहीं था पैदा कर सकता। ठीक है, शायद कोई 2% होती, शायद कोई 3% होती, मगर मुझे ये पता है, मुझे आज ये पता है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम का सलूशन क्या। ठीक है, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से शुरू किया ना सब कुछ। तो मुझे तो ये लग रहा था कि यार हमारे लोग किधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हम क्यों इतने जाहिल हैं, हम क्यों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं एक दूसरे की बातें समझ सकते, क्यों हम इतने बड़े डिसएग्रीमेंट पे क्यों बैठे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब एक इंसान सच में मानता है और दूसरा इंसान झूठ में मानता है, दोनों के दरमियान एक डिसएग्रीमेंट जरूर है, मगर याद रखें कि दोनों के दरमियान उतना बड़ा डिसएग्रीमेंट नहीं है जब ये भी झूठ में मानता है और ये भी झूठ में मानता है। यकीन करें, ये पोल्स अपार्ट है, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि इसका झूठ कहता है कि तू ठीक है, ये गलत है, इसका झूठ कहता है कि तू ठीक है, ये गलत है। ठीक है, मगर जब एक बंदा सच पे खड़ा है ना, उसको ये पता है, उसको ये पता है कि सच क्या है, और उसको ये पता है कि ये गलती कहां करता है। इस वाले को ये पता है कि वो सच्चा है, ये झूठा है और ये गलत है। मगर ये वाला जो है ना, जो कि सच में मानता है, वो एक थर्ड डायमेंशन है। ठीक है, ये ऐसे है कि जैसे आप 2 डायमेंशनल कागज के ऊपर घूमते जा रहे हैं कीड़े मकोड़े, उनको तीसरी डायमेंशन का पता ही नहीं है। जिस दिन आप इस मजहब के घन चक्कर से निकलते हैं, उस दिन आप 2 डायमेंशनल रियलिटी को ट्रांसेंड करते हैं, उस दिन आपको एरियल व्यू मिलता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे रेंगने वाले जानवर को उड़ना आ जाए। उस दिन उसको समझ आती है कि ये मुसीबत जो मुझे पड़ी हुई थी, ये थी क्या। उस दिन उसे पता लगता है दुनिया है क्या है। उस दिन उसकी आंखें खुलती हैं, वो सच को देख सकता है। यकीन करें, आप झूठ में यकीन रखते रखते आप मर जाएंगे। आप झूठ में यकीन रखते रखते आप मर जाएंगे। आपकी मौत जो है ना, वो उसका ना किसी को फायदा है ना किसी को नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है बल्कि। तो सच जो है ना, सच्चा आदमी जिंदा है, सच में मानने वाला आदमी जिंदा है, तो वो इंसानियत के लिए फायदा है। सच में मानने वाला आदमी मर भी जाता है ना, तो वो फिर भी इंसानियत को फायदा देता है, याद रखना। क्योंकि वो अपने जैसे खुली आंखों वाले लोग छोड़ जाता है, जो अंधे नहीं है, जिनकी आंखों में मोतिया नहीं उतरा। ठीक है, जिनके सेंसेस सारे काम करते हैं, जिनके दिल में किसी झूठ की वजह से दूसरे इंसान से नफरत नहीं पाली जा सकती। ठीक है, झूठ इंसानों में नफरत की सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि मेरा झूठ कहता है मैं ब्राह्मण हूं, दूसरे का झूठ कहता है मैं सैयद हूं, तीसरे का और दोनों का झूठ ये कहता है कि ये जो है काफिर है, ये शूदर है, इसको मारो, इसका राइट नहीं है। दुनिया में जितने ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम है, उनकी वजह झूठ है। जिस दिन इंसान की सच के लिए आंखें खुल जाती हैं, उस दिन झूठ उसे धोखा नहीं दे सकता। बस ये रियलिटी है दुनिया की। और इस रियलिटी को जिस इंसान की समझ में ये बात आ जाती है, वो ट्रांसेंड कर जाता है। वो एक ट्रांसेंडेंट एंटिटी होता है जो कि हायर डायमेंशन से देख रहा है लोअर डायमेंशन के प्रॉब्लम। और जो झूठ में बिलीव करते हैं, वो 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हुए भी 1 डायमेंशनल लाइफ जी रहे हैं। वो एक लकीर के फकीर हैं, उसी पे चल रहे हैं बस। वो इधर से उधर नहीं हो सकते, बस खत्म होगी बात। तो ये समझें चीजों को। ये हमने भी मर जाना है, आपने भी मर जाना है। कितनी जिंदगी होगी? 70 साल, 80 साल, कोई 100 साल जी लेगा। जितने अभी सुन रहे हैं, हम में से शायद किस्मत वाले होंगे जो 80 जिएंगे, 90 जिएंगे। शायद साइंस कोई ऐसा कर दे कि कोई 200 साल जी ले, मगर मरेंगे तो एक दिन जरूर ना।
ये सोचें पीछे छोड़ के क्या जा रहे हैं। ठीक है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या? आपकी जिंदगी का मकसद एक मजहब को प्रोटेक्ट करना है? यानी वो एक हजारों साल के कचरे को प्रोटेक्ट करना है आपका? यानी मुझे एक बात बताएं, एक आदमी कूड़े के ढेर का चौकीदार है, तो मुझे बताएं उसकी मजदूरी क्या होगी? एक आदमी कूड़े के ढेर का चौकीदार है तो उसकी मजदूरी क्या होगी? ठीक है, उसे वही कचरा खाना पड़ेगा। एक आदमी किसी खजाने का चौकीदार है ना, तो उसको पता नहीं क्या कुछ मिलेगा। ठीक है, उसकी उसकी जरूरत पूरी होगी, वो कुछ करेगा। आप क्यों अपनी जान झूठ के पीछे खपा रहे हैं? समझें चीजों को। नफरत और ये नार्सिसिज्म, ओ जी हम बड़े जी, हमारा तो मजहब बहुत अच्छा है जी, अब्राहमिक रिलीजन आर शिट। नो, मसला यह है कि अगर आपको अब्राहमिक रिलीजन का लगता है ना कि वो शिट है और वो स्मेल कर रही है आपको, तो भाई आपकी भी तो शिट ही है ना। आपको अपनी शिट स्मेल नहीं होती, उनको अपनी नहीं होती। तो ये जो एक नार्सिसिज्म है ना, ये सिविलाइजेशनल नार्सिसिज्म, सब बकवास है। ये आपको सिर्फ जाहिल साबित करता है, ये आपको कुछ और साबित नहीं कर सकता। ठीक है जी, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत